श्रीलंका में राजपक्षे परिवार सैन्य ठिकानों पर छुपकर अपनी जान बचा रहा है। वहीं आपको बता दें, राजपक्षे के ऊपर जनता जो है ये कहती है कि श्रीलंका की जो आज आर्थिक हालत खराब हुई है, जिसके कारण ना एटीएम में पैसे हैं, ना वहां पेट्रोल मिल रहा है, बिजली की 17-18 घंटे कटौती की जा रही है, और कहते हैं कि ना वहां खाने के लिए अनाज है, ना वहां मरीजों के लिए दवाई है। इस स्थिति के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो एक परिवार है, राजपक्षे। और राजपक्षे परिवार ने वहां इस तरह से अपने परिवार के लोगों को मंत्रालय में फिट किया था कि श्रीलंका का 75% बजट वो एक परिवार ही उसको हड़प लेता था। और कमीशन खोरी, चीन से कर्जा लेकर $7 अरब का कर्जा और उसमें कमीशन, इसमें भारी घपले घोटाले हुए थे, सब फर्जीवाड़ा हुआ था। इसको लेकर के जनता का उग्र प्रदर्शन है। राजपक्षे का पुश्तैनी घर लोगों ने जला दिया। इसको देखते हुए राजपक्षे अपने परिवारों के साथ वहां से भागकर नौसेना के सैन्य ठिकाने में जाके छुपे हुए हैं। पुलिस को शूट एट साइट के ऑर्डर मिल चुके हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश। और वहां आपको बता दें, इसी बीच एक सांसद मृत अवस्था में पाए गए, जिसका माना जा रहा है कि भीड़ ने उनको मार डाला है। पुलिस की गोली में भी 5 लोग मारे गए हैं। अब ये जो स्थिति है, आपको बता दूं कि ये भारत में भी हो सकती थी। जो भारत में कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो एक परिवारवादी पार्टी है, यदि वो सत्ता में आते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये श्रीलंका से सीखें। एक राजपक्षे परिवार आया तो वो जब जब सत्ता से बाहर भी हुए, उनका कोई एक व्यक्ति भी सेट रहा तो उन्होंने बाकियों को किस तरह से सेट किया, भ्रष्टाचार किया, उसका एक नमूना है। और आपको बताएं, जिन 4-5 लोगों पर, मेन लोगों पर, जिनके ऊपर यह आरोप है कि ये राजपक्षे परिवार के लोग सरकार में रहते हुए संसाधनों को लूट रहे थे, देश को कर्जे में डुबा रहे थे, बाजार से, आपको बताएं, बाजार का कर्जा 47%, चीन का कर्जा 10%, जापान का कर्जा 10%, भारत से भी 2% कर्जा ले रखा है। इस सब के बावजूद वो भ्रष्टाचार करके उस पैसे को लूटते रहे। और इसमें आपको बताएं, आरोप लगा महिंद्रा, जो कि पूर्व पीएम है, क्योंकि इस्तीफा हुआ अभी हाल ही में, जब पब्लिक ने तय कर दिया कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, तो दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। गोटबाया, जो कि राष्ट्रपति, और चामल, जो कि पूर्व मंत्री, और नामल नाम है जो पूर्व मंत्री हैं। ये सब जो मैंने 4 नाम लिए, ये राजपक्षे के परिवार के लोग हैं। इसी तरह लोगों का कहना है कि जो आज राहुल गांधी कुछ दिनों पहले बयान दे रहे थे कि भारत में भी श्रीलंका जैसा हाल होगा, यहां भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब नहीं होगा राहुल गांधी जी, क्योंकि अब यहां कोई परिवारवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। यहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनकी बैकग्राउंड में कोई भी राजनीतिक दल का आदमी नहीं है, कि उनके दादाजी, उनकी दादी जी की नाक मिलती थी और उसके कारण से उनको मंत्रालय मिल गया, प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी के परिवार से एक भी व्यक्ति तो राजनीति में नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है, और इसी में आपको बता दें, राहुल गांधी के अलावा महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया और उसने कहा कि जिस तरह से वहां राजपक्षे के पीछे पब्लिक पड़ी है और उनको मार के भगाया जा रहा है, यही स्थिति देश में प्रधानमंत्री मोदी की होगी, क्योंकि यहां भी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं इन नेताओं को बताना चाहता हूं कि मोदी जी वो नेता हैं जो एक परिवारवादी नहीं है कि उनके दादा दादी कोई फैमिली में राजनीति में था, इसलिए मोदी जी को राजनीति में ले आए, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। ये तब होता है जैसा श्रीलंका में हुआ कि जब एक परिवार राजनीति में आता है और परिवारवाद के कारण संसाधनों पे कब्जा करता है, भ्रष्टाचार करता है। जो परिवारवादी पार्टी है वो देश के लिए खतरा है, ऐसा मोदी जी ने कई बार कहा है। और ये एकाधिकार वाली पार्टी, एक व्यक्तिवादी पार्टी, ये भी खतरनाक है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति चला रहा है, अखिलेश यादव। इसके अलावा कौन? जितने निर्णय, टिकट बंटवारा, कोई कुछ भी काम,
अखिलेश यादव करेंगे, दूसरे किसी लीडर का पता नहीं। बसपा एकवादी पार्टी और कांग्रेस ये तो खानदानी वाली पार्टी है। और कांग्रेस जब सत्ता में कांग्रेस थी केंद्र के अंदर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के किए हुए फैसले मनमोहन सिंह जी के ये राहुल गांधी फाड़ के फेंक देता था। जो 10 जनपद है, सारे फैसले 10 जनपद में होते थे। कोई मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी किसी काम को कहे और वो उसको इग्नोर कर दे। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर के ये चिंता रहती थी कि जिस तरह से मंत्री नतमस्तक रहते हैं वहां 10 जनपद में, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं कहीं वो लीक ना हो जाएं। ये सब सत्ता के गलियारों में होता रहा। और खबरें तो उस समय ये थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि अधिकतर निर्णय 10 जनपद में किए जाते हैं, मंत्री तो केवल साइन करते हैं। ये जिस तरह से संसाधनों की लूट भारत में कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, ये एक परिवारवादी पार्टी कैसे नुकसानदायक हो सकती है, ये तो हमने देखा है। और ये कांग्रेस ने किया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जिस तरह से मोदी जी को बोल रही है, तो किसकी पार्टी? पहले पिता थे पार्टी के मुखिया, आज बेटी बन गई है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले फारूक अब्दुल्ला था, अभी बेटे को आगे ला रहे हैं। तो ये जो परिवारवादी पार्टी है, श्रीलंका का उदाहरण यदि हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि यदि इनमें से कोई सत्ता में होता आज, तो शायद भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी ही होती। लेकिन सौभाग्य से, हम भारत वालों का सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले जिनका कोई परिवारवाद का रिश्ता नहीं। श्रीलंका की जो ये आज हालत हुई है, इसमें जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहना यह है कि श्रीलंका की बर्बादी उस समय शुरू हुई जब चीन की कंपनियों का इंटरफेरेंस और चीन से कर्जा लेकर, जैसा मैंने कहा 7 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया, चीनी कंपनियां वहां स्थापित होना शुरू हुई और चीन से श्रीलंका की जो निकटता बढ़ी, तो चीन तो विस्तारवादी नीति के तहत ये करता ही है। आज आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, जो पाकिस्तान कंगाल हुआ पड़ा है कि उसको गधे बेचकर अपना रोजगार चलाना पड़ रहा है, पेट भरने के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि आज वहां जो चीन ने कर्जे के नाम पर वहां इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी कंपनियां लगाई हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम श्रीलंका का देख रहे हैं। और ये भारत में जो कांग्रेस है, ये चाहते थे कि भारत में भी इसी तरह की ये चीन का इंटरफेयर रहे, और इन्होंने तो एमओयू साइन किया था कि आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही थी कि धारा 370 और 35A को हम वापस लाएंगे चीन की मदद से। यानी ये जो राजनेता भारत में बैठे हैं, ये एक परिवारवादी लोग जो हैं, इनको सूट करता है चीन, क्योंकि वो सीधा ये करता है कि एक परिवार से कांटेक्ट करता है, उनसे समझौता करके उनको खरीदता है या उनको कमीशन देता है, और मोटे कमीशन की एवज में चीन अपनी कंपनियों से सौदेबाजी करता है कि आपको कोई सामान चाहिए हम देंगे, और घटिया क्वालिटी का क्यों ना हो, आप समझौता करिए, आप अपना कमीशन लीजिए और मौन हो जाइए। श्रीलंका में यही हुआ कि चीनी कंपनियों ने बाकायदा अपना प्रोडक्ट वहां देना शुरू किया, कंपनियां लगानी शुरू की। घटिया माल सरकार ने इसलिए खरीदा, राजपक्षे परिवारों ने, क्योंकि उनको मोटा कमीशन मिलता था। अब चीन से कमीशन लेकर देश को डुबाते रहे। अगर आज कांग्रेस 2014 के बाद भी आई होती तो समझिए कि आज भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी होती। आज श्रीलंका के अंदर टमाटर का रेट 320 रुपए प्रति किलो है, वहां जो दाल है 500 रुपए प्रति किलो है, आलू की कीमत 280 रुपए किलो हो गई है, बैंगन 240 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 170 रुपए किलो बिक रहा है, और 300 रुपए से अधिक पेट्रोल की कीमत है। ये स्थिति भारत की भी होती, क्योंकि हमने देखा, हम जानते हैं कि कांग्रेस ने चीन से समझौता किया था। और कांग्रेस का जो कार्यकाल है, आप उस कार्यकाल को देखिए यूपीए के, कि उस कार्यकाल में चीन की कंपनियां और चीन का व्यापार भारत में जिस तेजी से बढ़ा, भारत की कंपनी बंद हो गई, बहुत सारे लघु उद्योग बंद हुए। ये तो मोदी जी आए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की कंपनियों को बढ़ावा दिया, और उसके लिए इन्होंने जो चिंता की, बैंकों से मदद कराई।
आज भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण इस मोदी सरकार ने तय किया है कि चीन से हम कम से कम अपना केवल जरूरत का सामान मंगाएंगे। ज्यादातर चीजें अपने देश में हम पैदा करेंगे और जरूरत पड़ेगी दुनिया के किसी देश से ले लेंगे, लेकिन चीन से नहीं लेंगे। और ये कोरोना के काल में हमारे भारत ने करके दिखाया। पीपीई किट हमारे भारत ने खुद तैयार की, मास्क खुद तैयार किए, वैक्सीन हमारे भारत ने तैयार की, और जो दवाइयां थी वो भारत ने तैयार की। अगर इसके बदले में कांग्रेस की सरकार मोदी जी की जगह होती तो कांग्रेस के कार्यकाल में जैसा काम चलता था, पीपीई किट, मास्क, दवाई, वैक्सीन, सारा ऑर्डर चीन को होता। और चीन को ऑर्डर होने का मतलब है भारत को खरबों रुपए का कर्जा, और कर्जे का मतलब है चीन का कि चीन की फिर दखलंदाजी, और चीन की दखलंदाजी का मतलब है कि भारत के बॉर्डर पर जो आज सेना आमने सामने हमारी खड़ी है, फिर वो भारत में होते हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार की तो ये नीति ही नहीं थी कि बॉर्डर एरिया को मजबूत किया जाए, सेनाओं को साजो सामान दिया जाए, सेनाओं को अस्त्र शस्त्र दिए जाए। उनकी तो पॉलिसी थी कि बॉर्डर को ऐसा रखो कि सड़क ही मत बनाओ, ना रेल बनाओ। और इस नीति में चीन हमसे आगे जा रहा था। ये तो आज भारत में मोदी सरकार आई तो आज चीन को सबक सिखाने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है। बराबर की टक्कर के लिए आज राफेल हमारे पास है, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हमारे पास है। और इसीलिए मोदी सरकार की नीति भी स्पष्ट है। आज तक चीन को मोदी सरकार के चलते कई लाख करोड़ डॉलर का झटका लग चुका है, क्योंकि आज चीन से आयात होने वाले ज्यादातर सामान बंद किए जा चुके हैं। हमारे भारत में भारतीय कंपनियां बना रही हैं, और इसके कारण से चीन बौखलाया है। और चीन बौखलाया है, इसी कारण से ये नेता बौखलाए जो भारत में बैठे हैं, जो चीन के एजेंट के रूप में काम करते हैं, चाहे उसमें कांग्रेसी हो, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती हो। ये सब जो बोल रहे हैं ये चीन की भाषा इसीलिए बोलते हैं, लेकिन ये देशवासियों को एक स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि परिवारवादी पार्टियों के हाथ में देश की सत्ता होती तो हमारे देश का हाल भी आज श्रीलंका जैसा होता। वंदे मातरम।